अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल 26 और इसका जो मेन टाइटल टॉपिक है वो है नेगोशिएशन। मतलब कि इस पूरे लेसन में जितनी भी डिस्कशन होगी ना वो इस टाइटल टॉपिक के आसपास ही की जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक से कि नेगोशिएशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेगोशिएशन का मतलब होता है जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मतलब समझा रहे होते हैं, अगर मतलब समझ नहीं आता तो पूछ रहे होते हैं, तो इस पूरी डिस्कशन को हम बेसिकली नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो जब स्टूडेंट लिसनिंग और स्पीकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब वो बताते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है नेगोशिएशन का ना, ये लैंग्वेज लर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किस तरह से? डिफरेंट चीज़ों को क्लियर करके हमारी हेल्प करता है। ठीक है, लैंग्वेज को ब्रेक करके समझाने में हेल्प करता है, ग्रामर और वोकैबुलरी पे फोकस जो है वो लाता है। किस तरह से? ऑब्वियसली जब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये लर्नर्स को पुश करता है कि वो बेटर और क्लियर बोलें। जब वो आपस में बोलेंगे तभी स्पीकिंग उनकी ज़्यादा इंप्रूव होगी, वो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी एक दूसरे से सीखेंगे। तो इस तरह से ये लर्नर को पुश करता है कि वो बोले और बोल के अपनी स्पीकिंग स्किल को भी जो है वो इम्प्रूव करे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लोंग के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि नेगोशिएशन लैंग्वेज लर्निंग में कैसे हेल्प करता है। ये इनपुट को अंडरस्टैंडेबल बनाता है विदाउट आवर सिंप्लीफाइंग। ठीक है, दूसरा ये इन्फॉर्मेशन को छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ता है। ठीक है, उसके अलावा ये न्यू लैंग्वेज फॉर्म्स जो हैं उनको डायरेक्टली सीखने का चांस देता है, लर्नर को ग्रेजुअली जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना सिखाता है। ठीक है, उसके अलावा ये लर्नर को पुश्ड आउटपुट जो होता है ना उसकी तरफ मोटिवेट करता है। मतलब कि जो भी स्पीकिंग स्किल होता है ना, बेसिकली आप वो समझ लें। आगे हम इस वाले टॉपिक पे भी काफ़ी लंबा एक डिस्कशन करेंगे और न्यू लेसन में करेंगे पुश्ड आउटपुट पर। पुश्ड आउटपुट का यही मतलब होता है कि लर्नर को बेसिकली मोटिवेट करता है बोलने के लिए। ठीक है, लर्नर को ये फील करवाता है कि उन्हें अपनी लैंग्वेज क्लियर और समझाने लायक जो है वो बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इन शॉर्ट अगर इस पूरे टॉपिक की समरी दूं तो इंटरेक्शन और नेगोशिएशन जो है ना वो लैंग्वेज लर्निंग में मदद करती है, क्योंकि ये लर्नर को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल इनपुट, सेल्फ अवेयरनेस और आउटपुट प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है हाउ टू इनकरेज नेगोशिएशन। ठीक है, इनकरेजिंग नेगोशिएशन कह लें या हाउ टू इनकरेज नेगोशिएशन। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में बताया हुआ है कि नेगोशिएशन सिर्फ तब इफेक्टिव होती है जब लर्नर जो है ना वो अनफेमिलियर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड, नोटिस, कंपेयर और यूज़ करता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये हेल्पफुल नहीं होगी। सिर्फ तब ही हेल्पफुल होगी, तब ही ये इफ़ेक्टिव होगी जब लर्नर जो है वो अनफेमिलियर लैंग्वेज को नोटिस करेगा, उसको कंपेयर करेगा, उसको यूज़ करेगा। ठीक है, रिसर्च बताता है कि नेगोशिएशन कई रीज़न की वजह से होती है। फर्स्ट रीज़न आप कह सकते हैं ग्रुप यूनिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा क्लैरिटी चाहिए होती है, तब बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। उसके अलावा या तो किसी डिफ़िकल्ट वर्ड के लिए नेगोशिएशन की ज़रूरत होती है या टास्क इंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी स्टूडेंट की इनअटेंशन की वजह से भी क्लैरिफिकेशन होती है। ठीक है, ये डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है वो नेगोशिएशन होती है। उसके अलावा अब अगर हम बात करें इसी वाले टॉपिक में टीचर्स रोल की, कि जब स्टूडेंट नेगोशिएशन टास्क कर रहे होते हैं ना तो टीचर को क्या क्या देखना चाहिए। तो पहले तो टीचर को ये देखना चाहिए कि क्या लर्नर वर्ड या ग्रामर पर नेगोशिएशन कर रहे हैं या क्या वो मीनिंग या फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे कुछ स्पीकिंग स्ट्रेटजीज़ के सायर जो है उसे सजेस्ट किया कि डायरेक्ट ट्रेनिंग जो है ना उससे स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होती है। किससे? डायरेक्ट ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जिनमें फर्स्ट वन हमारे पास डिस्कोर्स स्ट्रेटजी सिखाना आ जाता है, जैसे कि आप कह लें टर्न लेना, फीडबैक देना और मीनिंग नेगोशिएट करना जो है वो शामिल होता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कन्वर्सेशन ऑब्जर्व करना और चेकलिस्ट से फीडबैक देना। तीसरा हमारे पास आ जाता है अपनी रिकॉर्डेड स्पीच जो है उसको ट्रांसक्राइब करना और उसका रिव्यू लेना, मतलब कि उसको रिटर्न फॉर्म में आपने लिख के अपने पास रखना होता है। ठीक है, इसी को हम ट्रांसक्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे सायर ने जो है वो सजेस्ट किया कि डायरेक्ट ट्रेनिंग से हम स्पीकिंग स्किल जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है यूजिंग रिटन इनपुट टू इनकरेज नेगोशिएशन। अब यहाँ इस टॉपिक में वो बताते हैं कि न्यूटन 1995 की स्टडी ने ये शो किया कि अगर एक्टिविटी का रिटन मटेरियल केयरफुली डिज़ाइन किया जाए ना तो स्टूडेंट सिर्फ वही वर्ड नेगोशिएट करते हैं जो उस रिटन इनपुट में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें एगनी कॉलम एक्टिविटी जो होती है ना वो। अब एगनी कॉलम एक्टिविटी क्या होती है? ये एक सेक्शन होता है न्यूज़पेपर या मैगजीन में जहाँ लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लिख कर जो है वो एडवाइस मांगते हैं। ठीक है,
यूजुअली ये रिलेटेड टू रिलेशनशिप, फैमिली या इमोशंस होते हैं, बट एक्सपर्ट उनकी प्रॉब्लम का जवाब देते हैं एडवाइस की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हम क्लासरूम में देखें कि ये एक्टिविटी किस तरह से की जाती है, तो इसमें टीचर एक लेटर रीड करता है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं स्मॉल ग्रुप्स में और अपनी एडवाइस देते हैं, ठीक है। एंड में टीचर न्यूज़पेपर वाली रियल एडवाइस शेयर करता है और स्टूडेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसका पर्पज़ क्या होता है? इन शॉर्ट इसका पर्पज़ होता है अननोन वर्ड्स जो है ना उनको नेगोशिएट करना, ठीक है। सो न्यूज़पेपर की जो पर्सनल प्रॉब्लम लेटर्स है ना वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हाल ने सजेस्ट किए थे कुछ स्टेप्स, जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ये सारा आपने याद नहीं करना, जस्ट आपने याद रखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखिए सम टाइम कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें जो आपने बिल्कुल इग्नोर की होती हैं वो रिपीट हो जाती हैं, तो इस वजह से आपको मतलब पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप क्या है कि पहले तो लेटर रीड करना विदाउट आंसर, स्टूडेंट जो है वो अननोन वोकैबुलरी पे क्वेश्चन करे, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड वन क्या है कि स्मॉल ग्रुप्स में एडवाइस डिस्कस करना। थर्ड वन क्या है कि रियल न्यूज़पेपर आंसर जो है ना फिर उसको डिस्कस करना और उसको कंपेयर करना, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, बहुत सिंपल सी, बिल्कुल उसी तरह हाल जो है उसने कुछ स्टेप्स जो है उनको सजेस्ट किया है, ठीक है। तो टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि लेटर में 6 से 8 डिफ़िकल्ट बट यूज़फुल आइटम हों। जो वर्ड्स इतने ज़रूरी नहीं है उनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बट टीचर को जो है ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसे हैं जो स्टूडेंट सीख सकते हैं और उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ रिटर्न इनपुट टास्क दिए हैं जो कि इनकरेज करते हैं नेगोशिएशन को, ठीक है। ये सारे लाइन से लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ऑर्डरिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है, सेपरेट इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो टास्क की नेचर जो है वो डिसाइड करती है कि स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। इसमें जस्ट ये एक्सप्लेन किया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है यूजिंग इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन टू इनकरेज नेगोशिएशन। अब यहाँ पे नेशन के मुताबिक बताया हुआ है, ग्रुप टास्क जो है या ग्रुप वर्क जो है उसको 4 काइंड्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक तरह से आप कह लें यहाँ पे 4 टाइप्स दी हुई हैं। फर्स्ट वन हमारे पास कोऑपरेटिंग अरेंजमेंट आ जाता है कि सब लर्नर के पास सेम इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है सेपरेट इन्फॉर्मेशन अरेंजमेंट, मतलब कि हर लर्नर के पास अलग ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है सुपीरियर इन्फीरियर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक लर्नर के पास सब इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी जो है वो उनसे सीखते हैं, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है सेम इन्फो बट डिफरेंट टास्क फॉर ईच लर्नर, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे नेगोशिएशन फ्रेंडली टास्क बताए हुए हैं। पहला टास्क उन्होंने सेपरेट इन्फॉर्मेशन एक्टिविटीज़ का दिया हुआ है, सेपरेट इन्फॉर्मेशन टास्क का दिया हुआ है कि हर लर्नर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और मिल के फिर उसका सोल्यूशन निकालें, ठीक है। दूसरा उन्होंने कोऑपरेटिंग टास्क का दिया हुआ है, जैसे कि कह लें रैंकिंग करना, सबको सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो मिल के डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो बेसिकली सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ऑफ टास्क फॉर नेगोशिएशन, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टास्क हैं, ठीक है। ये वन बाय वन उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। फर्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मॉडिफाई द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को जो है मॉडिफाई किया जाता है ताकि सब उस पर एग्री कर सके। ऐसी बात जो सब लोगों को एक्सेप्ट ना हो, जिसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है ना, तो उसको बेसिकली मॉडिफाई किया जाता है, कह लें चेंज या एडजस्ट किया जाता है ताकि सब लोग जो है वो उस बात से एग्री कर सके, ठीक है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। ग्रुप में डिस्कशन से जो है वो एग्रीमेंट तक पहुंचना जो है वो इसमें शामिल होता है, वोटिंग नहीं होती, ठीक है। वोटिंग नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं डिस्कशन के थ्रू जो है वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्लीट द मैप। हर लर्नर के पास पार्शियल मैप होता है, वो मिल के उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रिप स्टोरी के हर स्टूडेंट एक सेंटेंस याद करता है, सब मिल के जो है वो उस कहानी का सही ऑर्डर जो होता है वो निकालते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, इन सारे टास्क का पर्पज़ ये है कि फोकस इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ना उस पर होता है, ठीक है। तो जस्ट ये सिंपल से यहाँ पे टास्क बताए हुए हैं और उस पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द अमाउंट एंड टाइप ऑफ नेगोशिएशन। तो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है। एक तो पेयर वर्क जो होता है ना वो अफेक्ट करता है, ठीक है। सम टाइम आप कह लें कि बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है जो कि अफेक्ट कर रही होती है। दूसरा आप कह लें कोऑपरेटिंग टास्क जो होते हैं ना उसमें ज़्यादा वोकैबुलरी नेगोशिएशन होती है कंपेयर टू इन्फॉर्मेशन गैप टास्क, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है नेगोशिएशन को। और तीसरा क्या है, लर्नर का फीडबैक सिग्नल भी जो है वो आउटपुट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल उसी तरह से आपने लिख देना। पेयर वर्क, कोऑपरेटिंग टास्क लिख देना है और आपने फीडबैक सिग्नल लिख देना है लर्नर के कि वो इफेक्ट करते हैं, दैट्स इट। ज़्यादा डीप में आपने जाना ही नहीं, ज़्यादा डिटेल में आपने जाना ही नहीं है, ठीक है।
यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोगों के लिए लेक्चर इजी था। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।